हाँ, तो कक्षा एकादश के विद्यार्थीगण, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। पाठ 6 1991 से आर्थिक सुधार के अंतर्गत है उदारीकरण। उदारीकरण से अभिप्राय है सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में लगाए गए भौतिक नियम और नियंत्रण में ढील देने से होता है, अर्थात छूट देने से जो लाभ होता है वह कहलाता है उदारीकरण। जब सरकार कर नीति, आयात नीति, निर्यात नीति, औद्योगिक नीति, श्रम नीति और वाणिज्य नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि निवेश, पैसा जमा करना लगाना, उत्पादन, विपणन आदि इत्यादि में नियंत्रणों को हटाती है तो उसे हम कहते हैं उदारीकरण कहते हैं। ठीक है। इस नीति के अंतर्गत बाजार शक्तियाँ स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। इसके उद्देश्य हैं रोजगार के अवसरों में अधिक से अधिक वृद्धि करना, घरेलू उत्पादन तकनीक में सुधार करके उत्पादन क्षमता का विकास करना, अर्थात अधिक से अधिक उत्पादन करना। तीसरा है वस्तुओं एवं सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना। चौथा है अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा योग्य बनाना, मतलब हमारा जो माल है, हमारा जो सामान है वह विदेशों में भी अच्छे दाम में बिके। ठीक है। अब आता है उदारीकरण के बाद आता है निजीकरण। निजीकरण से तात्पर्य है अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र में सरकारी संबद्धता को किसी भी रूप में वापस लेने से होता है। जब सरकार सार्वजनिक संपत्ति को विक्रय करती है तो उसे भी निजीकरण कहा जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र का उपनिवेश, रुग्ण, सार्वजनिक इकाइयों को बंद कर देना अथवा उसका विक्रय कर देना आदि निजीकरण के अंतर्गत आता है। अगर हम सही शब्दों में कहें तो निजीकरण वह प्रक्रिया है जो किसी देश के आर्थिक क्रियाकलापों में सरकारी प्रभुत्व को कम करती है, मतलब वह सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त रहेगा। जैसे कि अभी सुनने में आ रहा था कि बिजली विभाग का निजीकरण करने वाला है, मतलब प्राइवेट रूप से उनको ठेका में लेंगे और उसको चलाएंगे। तो इनका उद्देश्य भी है, इनका उद्देश्य है अर्थव्यवस्था के संसाधनों का उचित विदोहन को सुनिश्चित करना, मतलब उसका किस प्रकार से लाभ हो ये तय करना। दूसरा है उत्पादकता में वृद्धि करना एवं परिचालन क्षमता को बढ़ाना। इससे उत्पादन में वृद्धि होती है और उसका जो संचालन है वह अच्छे से होता है। तीसरा है उचित तकनीक के प्रसार, अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण तथा उद्योगों के विकेंद्रीकरण के लिए औद्योगिक शोध एवं विकास कार्यक्रम को तेज करना, उसका विस्तार करना ताकि इनका सही लाभ हो, उचित लाभ हो और सबको उनका फ़ायदा पहुँचे। चौथा है अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतिस्पर्धा योग्य बनाना। पांचवा है अर्थव्यवस्था की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों को जुटाना। और छठवां है प्रबंधकीय योग्यता और कुशलता में वृद्धि करना। सातवां है राष्ट्रीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप निजी क्षेत्र को उत्पादन क्रियाओं को सार्वजनिक क्षेत्र के साथ एकीकृत करना, अर्थात हमारी तो ज़रूरत है, आवश्यकता है, उसको निजी क्षेत्र को दे देते हैं ताकि हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के जो काम है वह रुके मत और अच्छे से क्रियान्वयन हो। नई इकाइयों की स्थापना करना, योजनाओं को आरंभ करना, आयात प्रतिस्थापन क्रिया को बल प्रदान करना। और नौवां है बाह्य ऋणों के भार को कम करना। सरकार के ऊपर जो ऋण रहता है उससे वह छुटकारा उनको मिलता है। अब आता है बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा में आता है उदारीकरण और निजीकरण में अंतर, वेरी वेरी मोस्ट MP। तो पहला है उदारीकरण एक व्यापक अवधारणा है जो विकास के प्रत्येक क्षेत्र में लागू की जा सकती है और निजीकरण उदारीकरण का ही एक रूप है। दूसरा अंतर है उदारीकरण में सरकारी नियंत्रण के साथ उद्योगों का विकास किया जाता है, निजीकरण में पूर्ण स्वामित्व एवं नियंत्रण निजी हाथों में रहता है।
तीसरा है उदारीकरण की प्रक्रिया सरकार द्वारा सार्वजनिक लाभ की भावना को ध्यान में रखते हुए अपनाई जाती है। और इसी में निजीकरण की प्रक्रिया स्वलाभ की भावनाओं से प्रेरित होती है। निजीकरण होने से क्या होता है कि जो भी उसको ठेका लेगा, जो भी चलाएगा, वह अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए प्रयास करेगा। ठीक है। और उदारीकरण में क्या होता है, गवर्नमेंट जो है कुछ कुछ बातों में छूट देती है ताकि जो भी मतलब चाहे वह किसान हो या छोटे मोटे फैक्ट्री के मालिक हो या लघु उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, उनको अधिक से अधिक लाभ हो। इसको कॉपी में लिखिए और याद कीजिए।